आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक पे। इतिहास का ये जो चल रहा है, अगला टॉपिक हमारा है अति राष्ट्रवादी। क्या? अति राष्ट्रवादी भावनाएं और सैन्यवाद। देखिए, पहले हम लोग अति राष्ट्रवादी के बारे में समझें, उसके बाद फिर अपने को समझना है जो है भावनाएं क्या होता है ना। तो आइए पहले इसको समझें, क्या होता है अति राष्ट्रवादी। देखिए, कोई भी अपने राष्ट्र के प्रति, है ना, किसके प्रति? अपने राष्ट्र के प्रति जो लगाव है, ठीक है, तो अपने राष्ट्र के प्रति लगाव है तो अपने राष्ट्र के विकास के लिए ही, विकास के बारे में ही सोचेगा, अन्य राष्ट्रों के बारे में वो नहीं सोचेगा। ठीक है, कि उसका विकास हो या ना हो, ठीक है। लेकिन जो अति राष्ट्रवाद है, मतलब अति राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपना ही राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ समझना। क्या? अपने ही राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र समझना, ये होता है अति राष्ट्रवादी। अर्थात वहाँ के जो लोग होंगे वो अपने से बड़ा किसी को समझेंगे ही नहीं। ये हुआ अति राष्ट्रवादी भावनाएं। तो आप जानते हैं कि उनकी अंदर की क्या भाव है कि हमारा राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है और हमसे बड़ा भी कोई नहीं है। ठीक है। उसके बाद है सैन्यवाद, अर्थात जो सैन्यवादी व्यवस्था था उस समय सैनिकों की जो है बहुत बड़ी बड़ी टुकड़ी थी, है ना। तो आइए समझते हैं आगे क्या है ना। तो देखिए, 19वीं सदी के अंत में, किसके अंत में? 19वीं सदी के अंत में जैसे जैसे यूरोपीय राज्य स्थापित होने लगे, उन देशों की सरकारों ने लोगों को, उन देशों की सरकारों ने लोगों को अपने राष्ट्र को, देख रहे हो ना, अपने राष्ट्र को सर्वोच्च बनाने के लिए उकसाया। अब वहाँ के जो सरकार था वो बोला कि अपने राष्ट्र को सर्वोच्च बनाने के लिए क्या कर दिया? वो उकसा दिया, मतलब लोगों को तैयार कर दिया। ठीक है, उकसाया, फोर्स किया। ठीक है, सारे राष्ट्र यही मानने लगे कि जिसके पास सबसे अधिक भूमि होगी, सबसे अधिक उपनिवेश होंगे, वही सर्वशक्तिमान होगा। ऐसे सभी के सभी राष्ट्र जो है समझने लगे जिसके पास बहुत ज़्यादा भूमि होगी और सबसे अधिक उपनिवेश, कहने का मतलब वो शक्तिशाली राष्ट्र जिसके पास एक राष्ट्र का उपनिवेश नहीं, कई कई राष्ट्रों को अपने उपनिवेश में वो बना रखा हो। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन जो है अमेरिका को भी पहले अपने उपनिवेश में बना रखा था, भारत को भी बना रखा था, चीन को भी बना रखा था, म्यांमार को भी उपनिवेश बना रखा था। तो इस तरह जिसके पास जितने ज़्यादा जो है उपनिवेश होगा वो उतने सर्वशक्तिमान माना जाता है। ठीक है, उस समय का ऐसा स्थिति था। और जो ऐसा नहीं करेगा उसे दूसरे ताकतवर देश कुचल देंगे, और जो ऐसा नहीं करेगा वो क्या करेगा? दूसरे ताकतवर देश, जो शक्तिशाली देश है, वो कुचल देंगे। दूसरी ओर कई नए समुदाय जिनकी अपनी भाषा, धर्म था। तो देखिए, कई अलग अलग समुदाय थे जिनकी अपना भाषा था, अपना धर्म था, है ना, अपने आप को राष्ट्र मानकर अपने लिए स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए संघर्ष करने लगे। इनमें प्रमुख थे पोलिश भाषी लोग, जो पोलैंड वाले लोग थे, चेक गणराज्य वाले लोग। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका हंगरी भाषी लोग और स्लाव तथा यहूदी लोग थे। इनमें से किसी का अपना स्वतंत्र राज्य नहीं था। ठीक है, वो किसी न किसी के जो है उपनिवेश में थे या किसी न किसी राष्ट्र के नियंत्रण में थे, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं थे, है ना। तो आइए आगे देखते हैं। मध्य यूरोप में ऐसे अनगिनत समूह राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित होकर वर्तमान साम्राज्य को तोड़कर अपने अपने
स्वतंत्र देश के निर्माण के लिए प्रयास करने लगे। इसका सीधा प्रभाव जर्मन, ऑस्ट्रिया, रूसी तथा तुर्की साम्राज्य पर पड़ा, लेकिन समस्या यह थी, क्या था समस्या? यह थी कि एक ही भाषा बोलने वाले कई दूर दूर के इलाकों में बटे हुए थे। हर राष्ट्र के लोग यह चाहने लगे कि इन सारे इलाकों को एक राष्ट्र के तहत लाया जाए। सारे इलाकों को क्या किया जाए? एक राष्ट्र के तहत लाया जाए, मतलब वो एक राष्ट्र यानी एक देश के अंतर्गत हों, है ना। ऐसा करने में समस्या यह थी कि उन्हीं इलाकों में दूसरी भाषाएं बोलने वाले भी रहते थे। इन सब बातों के कारण यूरोप की राजनीति में उथल पुथल मचा रहा। देशों के अंदर और एक दूसरे के बीच तनाव लगातार बढ़ता रहता था, है ना, बढ़ रहा था। सभी लोग यही मानने लगे कि इन सब समस्याओं का समाधान युद्ध के माध्यम से ही हो सकता था, और ये जितने भी समस्या का समाधान था वो किसके माध्यम से समाधान होता? युद्ध के माध्यम से होता। ये लोग का मानना था कि ये बिना लड़ाई के ये लोग को एकजुट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब जीत जाते, जिस देश को अगर अपने देश में शामिल करना है तो पहले उस देश के साथ युद्ध होता था, और जैसे ही वो देश के लोग हार जाते तो ये इस देश के अंडर में आ जाते थे, है ना। तो यही बात था, उस समय युद्ध पर ही विश्वास किया करते थे अति राष्ट्रवादी लोग, ठीक है। राष्ट्रीयता की संकुचित भावना, व्यापक भावना नहीं। राष्ट्रीयता की संकुचित भावना छोटा भावना, है ना, छोटी छोटी सोच, स्वार्थ, अपने स्वार्थ के प्रति अपने आर्थिक हित और कूटनीति इतनी बढ़ गई थी कि शांति की बात करना मतलब बेईमानी हो गई थी। शांति का बात करना मतलब लड़ाई झगड़ा न करना, ऐसा था कि ये बेईमानी हो गया था कि ये तो अपना बना रहा है ना। शांति और सद्भावना के स्थान पर आशंका, भय और द्वेष की भावना बढ़ गई थी। ऐसी स्थिति में शांत चित्त से सोचना किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यंत कठिन था, क्योंकि सारा का सारा राष्ट्रों का एक ऐसा विचार बन गया था कि नहीं, ये जो होगा शांति नहीं, ये बिल्कुल लड़ाई और युद्ध के माध्यम से ही ये संभव हो पाएगा, जो एकजुट करना होगा यानी अपने अंडर में लाना होगा, है ना। सिकंदर यानी कहा जाए तो ये समुद्रगुप्त सिकंदर के कहानी टाइप का हो गया, ठीक है। इस समय कई लोग डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित थे। डार्विन आप साइंस में पढ़े होंगे, है ना, जो बिल्कुल बहुत जीवों के खोज के बारे में जो है अपना पूरा जीवन उसी में बिताए, और बहुत महान वैज्ञानिक, ठीक है। और वे सामाजिक डार्विनवाद में विश्वास करते थे, अर्थात वे सोचते थे कि क्या सोचते थे कि योग्यतम राष्ट्र ही बचेगा, माने जो इसके योग्य होगा वही बचेगा और उन्नति करेगा, ठीक है। अतः यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि संघर्ष जीवन का प्राकृतिक नियम है। ये डार्विन जी कहते थे कि संघर्ष जीवन का प्राकृतिक नियम है ना, और विकास के लिए आवश्यक है कि विभिन्न राष्ट्र के लोग अपनी अपनी संस्कृति को उत्कृष्ट समझते थे और कमजोर राष्ट्र पर शासन करना अपना कर्तव्य मानते थे, है ना। इसी बहाने अन्य जातियों पर अपना प्रभाव स्थापित करने की चाहत से मानवता की भावना कमजोर पड़ने लगी और नरसंहार से लोगों की नैतिक भावना को अधिक ठेस नहीं पहुंचती थी। अपने लाभ के लिए सैनिक बल के प्रयोग में कोई अनौचित्य नजर नहीं आता था।
सोचिए, अपना लाभ के लिए उन लोग को कोई अनौचित्य नज़र नहीं आता था। मतलब ये कितनी बड़ी गड़बड़ हो रहा था, ये उनको नज़र में नहीं लगता था कि ये गलत काम है, यही सही है। देखिए क्या है कि इंसान एक विचारों का संगठन है। मैं कहूँ तो इंसान जो बना हुआ है एक विचारों का संगठन है। जैसा विचार करता है वो वैसा ही हो जाता है ना। आप गलत अपने अंदर अगर इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई भी चीज़ गलत सब सोचते हैं तो उस गलत के बारे में सैकड़ों विचार आते चले जाएंगे और कितनी गहराई तक आप पहुंच जाते हैं। देखिए, वो आप फिर उसके बाद अगर वही आपका धारणा बन गया तो आप वही गलत सोचे, फिर गलत करना स्टार्ट, और जैसे ही गलत करना स्टार्ट कर देते हैं आपका जो है सारा काम उल्टा सीधा होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप अपने अंदर सही विचार लाएंगे तो आपके काम भी सही होंगे, है ना। तो बात यह है कि देखिए क्या होता है कि कोई भी अगर मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट तैयार करना है तो आप अगर उसकी आवश्यकता से ज़्यादा उसमें अगर गलत इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे तो वो स्वाभाविक सी बात है कि रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको आउटपुट गलत मिलेगा ना। मैथमेटिकल के हिसाब से मैं बात करूं तो साफ सी बात दिखता है कि अगर मान लीजिए जहां पे 2+2 करना है, अगर वहां पे 2+3 करेंगे तो आपका आंसर 5 ही आएगा, 4 कभी जिंदगी में नहीं आएगा, है ना। तो वही बात है कि अगर आप सही डाटा इनपुट करेंगे तो आउटपुट आप सही पाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। जब सब लोग यही मानने को तैयार बैठे हों कि संसार हमारे लिए है, हमें सारी दुनिया पर राज करना है, विश्व में अपनी सभ्यता और धर्म का प्रचार करना है, तो एक दूसरे से टकराए बिना यह कैसे हो सकता है, युद्ध से कैसे बचा जा सकता है। अगर सबको यही बात अगर ठान लिया है तो समझ लीजिए कि ये तो होकर ही रहेगा। बात आया कि डार्विन के सिद्धांत को, एक क्वेश्चन आया है, आप ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन है, डार्विन के सिद्धांत को राजनयिकों ने किस प्रकार दुरुपयोग किया? क्या दूसरे देशों पर आधिपत्य करने वाले देश ही उन्नति कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इसका बहाना बना करके और लोग अपना जो है स्वार्थ यानी अपना जीवन को जो है अलग बना रहे थे, अर्थात अपने आप को महान समझ रहे थे। ये डार्विन का सिद्धांत ये कभी नहीं कहता है कि आप किसी दूसरे राष्ट्र पर जो है अपना सत्ता स्थापित करके और लोगों को सताएं। वो तो साफ साफ ये कहता है कि ये जीवन जो है संघर्षशील है, जीवन को जो है संघर्ष करना पड़ेगा, यानी संघर्ष जीवन का प्राकृतिक नियम है। ये कभी नहीं कहा कि आप जो है अपना शक्तिशाली राष्ट्र यानी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके कमजोर राष्ट्र पर अपना सत्ता स्थापित करें। ये कहीं का जो है ये संघर्ष नहीं हुआ, है ना। और वो लोग इसको उल्टा समझ करके और इसका उपयोग कर दिए, यानी ये डार्विन जी का सिद्धांत का ऐसे के तैसे कर डाले, है ना। तो आइए आगे देखते हैं। समाचार पत्रों का जनमत को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय सभी देशों के समाचार पत्रों ने उग्र राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। उग्र राष्ट्रीयता की भावना का बढ़ावा दिया अर्थात अपने ही राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ समझना, इसकी भावनाओं को आगे बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जिससे जनता में उत्तेजना बढ़ी और शांति समझौता करना कठिन हो गया, क्योंकि जनता उत्तेजित हो चुकी थी। जब ब्रिटेन के समाचार पत्रों में कैसर विलियम द्वितीय की, ध्यान रखना, ब्रिटेन की समाचार पत्रों में कैसर विलियम द्वितीय की नीतियों की आलोचना की गई, जो जर्मनी की जनता ने इंग्लैंड को अपना शत्रु समझ लिया था। किसको? इंग्लैंड को अपना जो है क्या समझ लिया था? शत्रु समझ लिया था, ठीक है। इसी प्रकार जर्मनी की जनता ने इंग्लैंड की जनता को उकसाया, है ना। फ्रांस और जर्मनी के संबंध भी समाचार पत्रों के कारण बिगड़े, है ना, समाचार पत्रों के कारण लगे बिगड़ने। और ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या के पश्चात सर्बिया और ऑस्ट्रिया के समाचार पत्रों में एक दूसरे के खिलाफ कटुतापूर्ण लेख लिखे जाने लगे। इससे दोनों देशों की जनता में द्वेष उत्पन्न हो रहा था, एक दूसरे के प्रति जो है लड़ाई का भाव उत्पन्न हो रहा था, है ना।
तो ये प्रक्रिया उनमें चल रहा था बहुत तगड़े में, यानी जनता को सीधी सी बात है उकसा डाले थे। सभी लोग उतौले हो चुके थे कि जो देश है वो हमारा ही देश है और सर्वश्रेष्ठ देश है, हमसे आगे कोई नहीं है, ऐसा वो लोग समझते थे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। सैन्यवाद भी अति राष्ट्रवादी भावनाओं का परिणाम था और जो सेनाएं थे, वो जो सेनाओं का एक बहुत बड़ी जो है बटालियन था, वो भी अति राष्ट्रवादी भावनाओं का परिणाम हो गए, क्योंकि अगर जिसको जैसा ट्रेनिंग मिलेगा वो वैसा ही हो जाएगा। ये तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होगा और होता ही रहेगा। हर देश इस समय अपने सैनिक बल को बढ़ाने तथा अपनी सेना को अत्याधुनिक शास्त्रों से लैस करने में जुट गया। यानी हर देश इस समय अपने सैनिक बल को बढ़ाने तथा अपनी सेना को अत्याधुनिक शास्त्रों से लैस करने में जुट गए, है ना। मतलब कि अत्याधुनिक शास्त्रों से लैस करने में जुट गए। देशों के बीच होड़ सी लग गई थी कि किसके पास सबसे बड़ी सेना है, किसके पास सबसे अधिक युद्धपोत है, यानी जो जल जहाज युद्धपोत, युद्ध में प्रयोग में आने वाला जहाज, ठीक है, किसके पास सबसे अधिक तोप आदि हैं। सैन्यवादी भावना न केवल शस्त्र भंडार निर्मित कराती है, बल्कि आम लोगों में यानी आम जनता में एक सैनिक मनोदशा भी विकसित करती है, एक खास तरह के अनुशासन की भावना विकसित करती है। जैसे शासन व अधिकारियों की किसी नीति पर प्रश्न न करना और उनकी सब बातों को स्वीकार कर लेना और जो आदेश दिया जाता है उसे पालन करना, यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है ना। लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र में साफ साफ है कि जनता की बातों को सुना जाए और जनता की जो चाहत है उसको पूरा किया जाए, है ना। किंतु सैन्य शासकों के लिए बहुत उपयोगी होता है। सैन्यवाद एक तरह से लोकतंत्र को कमजोर करके अधिनायकवाद को सुदृढ़ता करते हैं, अर्थात राजतंत्र के रूप में जो है विकास करते हैं। इस प्रकार सैन्यवाद के दो विशेष पक्ष थे। अब ध्यान देना, सैन्यवाद का क्या दो पक्ष विशेष थे, ये परीक्षा में आता है लिखने के लिए कि सैन्यवाद के कोई दो विशेष पक्षों को वर्णन कीजिए या लिखिए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसको दूसरे कलर में कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, एक और सैनिक शक्ति और शास्त्र यानी क्या है, शस्त्रों की अंबार को बढ़ाना, और दूसरी ओर लोगों में राज्य की नीतियों को बिना सवाल किए स्वीकार करने के लिए तैयार करना। देखो, अब दो बातें हैं, एक है एक और सैनिक शक्ति और शस्त्रों के अंबार को बढ़ाना, और दूसरी तरफ है कि दूसरी ओर लोगों में राज्य की नीतियों को बिना सवाल किए, यानी राज्य का जो नीति है उसको बिना सवाल किए स्वीकार करने के लिए तैयार करना। एक उदाहरण से आप समझिए कि अगर आपके घर में अगर कोई बोलता है कि आप ये काम करो, आप उसको बिना कुछ कहे, बिना सवाल जवाब किए आप उसको स्वीकार कर लें और उस काम को करें। यही दूसरा लाइन है। और पहला लाइन है कि सैन्य शक्ति यानी सेना का शक्ति बड़ा हो, यानी सेना बहुत ज़्यादा हो, और शस्त्रों का अंबार लगा दिया जाए, माने हथियारों का अंबार लगा दिया जाए, बहुत सारे हथियार ही हथियार हो, ताकि युद्ध में जीत ही जीत हो। ठीक है, तो ऐसा लोगों का विचार था। अब आइए देखते हैं आगे, हम लोग देखते हैं कि ये तालिका में क्या दिया हुआ है, यानी चित्र में क्या दिया हुआ है। चित्र से स्पष्ट होता है कि कुछ बातें कहना चाहता है ना। देखिए, कहना ये क्या चाहता है, तालिका 7.2 कुछ बड़े देशों का सैन्य खर्चे सन 1880 से सन 1914 में करोड़ पाउंड में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ब्रिटेन, रूस, इटली और फ्रांस का था। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग जो है समय में इतने इतने लोगों के पास जो है ये व्यवस्था था। सबसे ज़्यादा जो है 1914 में हथियारों का 40 हो गया, बढ़ना इतना ज़्यादा खर्च हुआ इसमें। ठीक है, तो वो आगे आपका जो है हम यहाँ से समझते हैं, बात तो उसमें कुछ है नहीं, आइए जानते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं।
तालिका 2 में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ये सभी बड़े देश युद्ध की तैयारी कर रहे थे और सेना व शास्त्रों पर खर्च लगातार बढ़ रहे थे। केवल 14 वर्ष में सन 1900 से 1914 के बीच सैनिक खर्च 20 करोड़ पाउंड से दोगुना हो गया, यानी 20 करोड़ से सीधा कितना पहुंच गया, 40 करोड़ पाउंड हो गया, यानी दोगुना हो गया। इन देशों में बहुत से कारखाने केवल शस्त्र उद्योग पर आधारित थे और बहुत से पूंजीपति उनमें यह सोचकर काम कर रहे थे, है ना, यह सोचकर निवेश कर रहे थे कि युद्ध होगा तो इनकी मांग और बढ़ेगी और वे अधिक मुनाफा हम कमाएंगे। ठीक है, आगे है ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्या बात कहना चाह रहा है। क्या उद्योगों के निवेश में मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है? अपनी राय दें। बिल्कुल, आप अपनी राय दे करके और व्हाट्सएप करिए। सच बात यह है कि कोई भी उद्योग है अगर उसमें आप निवेश कर रहे हैं तो मानवतावादी दृष्टिकोण से अपनाना उसमें जरूरी ये नहीं कि बम बारूद बना करके और दुनिया को नष्ट करने में तुल गए, ये कहीं मानवतावादी नहीं है, ये तो बिल्कुल अमानवीय है ना। ऐसा नहीं था कि यूरोप के सारे लोग अपने सरकारों के दावों को मानकर युद्ध करने के पक्ष में हो गए। यूरोप के देशों में युद्ध विरोधी धारा धीरे धीरे विकसित हो रही थी, जिसमें मुख्य रूप से मजदूर आंदोलन और महिला अधिकार आंदोलन के लोग जुड़े हुए थे। उन्होंने यह कहकर युद्ध का विरोध किया कि यह लोग क्या है, यह लोग यानी यह लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि शासकों के हितों में था, है ना। सच बात है कि यह लोगों की भलाई के लिए नहीं था, यह शासकों के हित के लिए था, यानी सरकार के स्वार्थ के लिए था। अगर लोगों के हित में होता तो ये लोगों के लिए ऐसा काम नहीं किया जाता, है ना बच्चों। तो आइए आगे देखते हैं। महिला आंदोलनों ने कहा हालांकि युद्ध करने का निर्णय पुरुष अपने शान के लिए करते हैं, पर इसका वास्तविक बोझ महिलाओं को ही ढोना पड़ता है। सन 1914 में युद्ध के खिलाफ बोलने वालों में जर्मनी की कार्ल लाइबनेक्ट, पोलैंड की रोजा लग्जमबर्ग, रूस के लेनिन और ब्रिटेन की सिल्विया पैखास्ट प्रमुख थी। लेकिन सन 1914 में युद्ध विरोधियों की आवाजें दबकर रह गईं। उनकी आवाज का कोई वैल्यू नहीं रहा, उनकी बातों को नहीं सुना गया और जब युद्ध में हजारों लोग मारे गए या अपाहिज होकर घर लौट गए तो युद्ध की वास्तविकता सामने आने लगी और लोगों में विरोधी की भावना प्रबल होने लगी। ठीक है कि ऐसा गलत है ना, यह सही नहीं है। आइए आगे और जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ। संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि 19वीं सदी में ऐसे राज्यों की स्थापना हुई जो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं थे और सत्ता अभी भी पुराने अभिजात्य वर्ग के हाथों में थी। अभिजात्य वर्ग मतलब होता है बड़े बड़े लोगों के, भूस्वामियों के पास थे, राजा राजवाड़ों के पास थे, अभिजात्य वर्ग के लोग कहलाते थे, है ना। जिसके पास अपार संपत्ति हो, बड़े बड़े जो लोग हैं वो अभिजात्य वर्ग कहलाते थे उस समय। उसी समय इन देशों का औद्योगिकरण भी हो रहा था, यानी इस देश में उद्योगों का विकास हो रहा था। सारा का सारा समाज इस औद्योगिक क्षेत्र में लग रहे थे, काम में लग रहे थे, यानी जुट रहे थे, कृषि कार्य छोड़ रहे थे और औद्योगिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे थे, जिसके कारण उनके बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा उभरने लगी, आपसी कंपटीशन होने लगी। एक और नए उभर रहे देश अपने लिए जगह बनाना चाहते थे, इस कारण देश के बीच संतुलन बिगड़ रहा था। दूसरी ओर कई ऐसे राष्ट्र थे जो अब स्वतंत्र होना चाहते थे और वे पुराने साम्राज्यों का विघटन करना चाहते थे। भारत भी क्या होना चाहता था, आज़ाद होना चाहता था। वो भी धीरे धीरे अपना जो है आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। वो तो 1857 से ही जो है
स्टार्ट कर दिया था अपना लड़ाई, लेकिन कहीं न कहीं 100 साल बाद ही भारत को आज़ादी मिल पाई, ठीक है, अर्थात 90 साल बाद, ठीक है, 1947 में मिला और 1857 से ये जो है क्रांति स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संतुलन बिगड़ने लगा, युद्ध होगा ही यह मानकर विभिन्न देशों ने आपस में गुप्त संधियां कर रखी थी, जिसके चलते दो देशों के बीच का झगड़ा देखते ही देखते विश्व युद्ध में बदल गया। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन देशों में अति राष्ट्रवादी भावना, क्या था, अति राष्ट्रवादी भावना, अर्थात अपने ही राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ समझना, सैन्यवाद जड़ जमा चुका था, यानी सेनाओं का बहुत बड़ा हिस्सा एकदम बिल्कुल उखाड़ फेंकने का ये इरादा बना चुके थे। इनके चलते आम लोगों में भी युद्ध के प्रति एक उत्साह बन गया, लेकिन शीघ्र ही युद्ध के परिणाम आने से युद्ध के प्रति यह उत्साह अपने शासकों के प्रति आक्रोश में बदलने लगा कि नहीं, ये सरकार अपनी कमाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हमारे जीवन को खतरे में डाल रहा है, इसलिए ये काम आपका हो गया। अब आपको एक होमवर्क मिलता है, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, ये जरूर करिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर अवॉइड करते हैं तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ा गलती करते हैं, ठीक है। डार्विन के सिद्धांत के बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हो गया आपको। अति राष्ट्रवादी भावनाएं और सैन्यवादी भावनाओं से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए, ये भी क्वेश्चन आपको मिलता है। अति राष्ट्रवादी भावनाएं और सैन्यवादी भावनाओं से आपको सैन्यवादी भावनाओं को स्पष्ट कीजिए, इससे क्या तात्पर्य है समझाइए, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद, बाकी हम अगले दिन बात करेंगे। और